नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक लखेरा और हम जो है सेट 2 करने वाले हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज का। कल जो है हमने सेट 1 देखा था, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज जो है हमने देखे थे और आज जो है हम सेट 2 यहाँ पे देखने वाले हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। नाउ अब अगर आप इस सीरीज को अवेल करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर पर जाके MM अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा। आप MM अकेडमी ऐप को डाउनलोड करोगे, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे जो है PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। नाउ हम जो है यहाँ पे शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो इंडिया इज सेड टू बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ, तो भारत को किसके हिस्से में से एक कहा जाता है? इनमें से कौन सा जो है हिस्सा है, मतलब भारत जिसका हिस्सा है? तो ऑप्शन है जम्बू द्वीप, खैबर पास, यूरेशियन, हिमालयास। तो बेसिकली आपको पता है इसका आंसर क्या होगा। तो जम्बू द्वीप जो आपने बहुत पहले से यहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो जम्बू द्वीप क्या है? तो बेसिकली इसको जो है अशोका यहाँ पे यूज करते थे, ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए 3rd सेंचुरी BC में। और ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हमको सब्सिक्वेंटली जो है इंस्क्रिप्शन पे यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा जो मैसूरियन इंस्क्रिप्शन है उसमें भी जो 10th सेंचुरी AD में, वहां पे भी जो है इस रीजन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो जम्बू द्वीप जो शब्द है उसका प्रयोग अशोक द्वारा जो है यहाँ पे किया गया है। अशोक आपको पता है मौर्यन डायनेस्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट कंपोज्ड हर्ष चरित्र बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैट्रन किंग। तो बाणभट्ट ने कंपोज किया है हर्ष चरित्र को, ये किस राजा की लाइफ पे बेस्ड है? तो ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं, तो कुमारगुप्त है, हर्षवर्धन है, चंद्रगुप्त है और अशोक है। नाउ देखो ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि यहाँ हर्षा से आप रिलेट कर सकते हो कि आंसर जो है यहाँ पे हर्षवर्धन हो सकता है, ठीक है। तो हर्ष चरित्र जो है ये बायोग्राफी है किसकी? हर्ष जो इंडियन एम्परर रहे हैं हर्षा, और बाणभट्ट ने जो है इसको लिखा हुआ है। और ये बहुत ही फेमस जो है संस्कृत राइटर रहे हैं। कौन? तो बाणभट्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कृत राइटर रहे हैं 7th सेंचुरी AD में। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अस्तरा कवि जो है इनका मीनिंग क्या होता है? कोर्ट पोएट। तो बेसिकली एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट कौन थे? तो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट रहे हैं बाणभट्ट, ठीक है। और कोर्ट पोएट का दूसरा जो मीनिंग है वो क्या है? तो अस्थना कवि। तो अस्थना कवि जो है यहाँ पे बोला जाता है जिसका मीनिंग होता है कोर्ट पोएट। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और बेसिकली हर्षास की जो लाइफ है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो हर्ष चरित्र में क्या है? तो बायोग्राफी जो है किसकी? हर्ष की। तो वो जो है यहाँ पे बताई गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली हर्षा मतलब हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन जो वर्धन डायनेस्टी के किंग रहे हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो द फर्स्ट एपिक ऑन हिंदी लैंग्वेज वाज रिटन बाय। तो ऑप्शन है चंद्रबरदाई, अबुल फजल, पृथ्वीराज और जयसिंह सूरी। नाउ देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी कि हिंदी लैंग्वेज का पहला एपिक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पृथ्वीराज रासो को लिखा किसने है? तो पृथ्वीराज रासो को लिखा है चंद्रबरदाई ने। अब चंद्रबरदाई कौन है तो वो मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूं। तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो, और ये पृथ्वीराज रासो को लिखा है किसने? चंद्रबरदाई ने। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब चंद्रबरदाई कौन है? तो चंद्रबरदाई जो है कोर्ट पोएट है और फ्रेंड रहे हैं पृथ्वीराज 3 के, ठीक है। तो पृथ्वीराज 3 चौहान डायनेस्टी के रूलर रहे हैं। जैसे चंद्रबरदाई जो है कोर्ट पोएट रहे हैं किसके? पृथ्वीराज चौहान के, मतलब चौहान डायनेस्टी के। वैसे ही बाणभट्ट जो है, अब भी हमने देखा था बाणभट्ट किसके कोर्ट पोएट है? तो बाणभट्ट जो है यहाँ पे कोर्ट पोएट है किसके? तो बाणभट्ट ने किसके? हर्षवर्धन, ठीक है। तो हर्षा डायनेस्टी जो वर्धन डायनेस्टी है उसके यहाँ पे किंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो गया बाणभट्ट के ऊपर भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंद्रबरदाई किसके कोर्ट पोएट है? तो ये है पृथ्वीराज के, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? तो ये चंद्रबरदाई ने लिखी हुई है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हर्ष चरित्र की, तो हर्ष चरित्र को लिखा हुआ है किसने? बाणभट्ट ने। तो हर्ष चरित्र और पृथ्वीराज रासो में बिल्कुल भी यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। तो सिंपली हर्ष चरित्र जो है ये किसने लिखा हुआ है? तो हर्ष चरित्र को जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बाणभट्ट ने। जो किसके ऊपर बेस्ड है? तो जो हर्षवर्धन है उनके ऊपर यहाँ पे बेस्ड है, ठीक है ना, वर्धन डायनेस्टी के। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम पृथ्वीराज रासो की बात करें तो पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये बेसिकली ये किसने लिखी हुई है? तो ये लिखी है चंद्रबरदाई ने। और
चंद्रबरदाई जो है किसके फ्रेंड रहे हैं? तो पृथ्वीराज के। तो चंद्रबरदाई जो है कोर्ट पोएट भी रहे हैं किसके? पृथ्वीराज के, और फ्रेंड भी रहे हैं पृथ्वीराज के। और इसमें पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी यहाँ पे बताया गया है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने मेरी मेडिवल हिस्ट्री जो है पढ़ाई, जो मैंने पढ़ाई है MM Academy ऐप पे, वो अगर आपने पढ़ी होगी तो मैं आपको बता दूं कि 1191 और 1192 इन दोनों में यहाँ पे बैटल हुए हैं, और वो बैटल का नाम जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि मैं किस बैटल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यहाँ पे हुए। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज विजय कंटेन्स पोएट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रगल ऑफ पृथ्वीराज रिटन बाय हूम। तो पोएट्रिक डिस्क्रिप्शन जो है मतलब जो पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पे स्ट्रगल किया हुआ है उसका पोएट्रिक डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे किया गया है तो पृथ्वीराज विजय में। अब ये लिखा किसने है तो ये हमको बताना है। ऑप्शन है चंद्रबरदाई, जयनका, रंजीत एंड जयसिंह सूरी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सही आंसर है जयनका। तो जयनका ने जो है इसको लिखा हुआ है, और ये बेसिकली यहाँ पे बिलीव किया जाता है कि इसको 1191 और 1192 के समय जो है इसको यहाँ पे इसके अराउंड जो है इसको कंपोज किया गया है और जनाइका के द्वारा। और ये कौन है? तो ये कश्मीरी पोएट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जयनका कहाँ से है, जयनका बेसिकली है क्या? तो ये कश्मीरी है, कश्मीरी पोएट है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हिस्टोरियन है जो पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पे कोर्ट में रहे हैं। ये 1192 वही एरा है जहाँ पे जो है बैटल हमको देखने को मिला था, और उस बैटल का नाम जो है मैंने आपसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो वो जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमीर काव्य, तो हमीर काव्य जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता है लाइफ ऑफ हमीर देव की। इसको किसने लिखा हुआ है? हमीर काव्य जो हमीर देव की लाइफ को डिस्क्राइब करता है इसको किसने लिखा हुआ है? तो ऑप्शन है जयचंद्र, हमीर देव, बाणभट्ट और कालिदास। तो हमीर काव्य जो है ये लिखा हुआ है जयचंद्र ने, ठीक है। तो जयचंद्र ने हमीर काव्य को लिखा हुआ है जिसमें हमीर देव की जो लाइफ है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये ध्यान रखना, हमीर काव्य, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, और हर्ष चरित्र। तो ये तीनों अलग अलग हैं और इन तीनों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। एक बार और मैं बता देता हूं, तो हमीर काव्य जो है ये हमीर देव के ऊपर लिखा गया है। किसने लिखा है इसको? तो इसको लिखा है जयचंद्र ने। पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद्रबरदाई ने, और हर्ष जो चरित्र है ये लिखा है किसने? बाणभट्ट ने, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ पृथ्वीराज? इनमें से कौन पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, मतलब कोर्ट पोएट यहाँ पे नहीं था? तो ऑप्शन है जयनायका, ठीक है, चंद्रबरदाई और जयसिंह सूरी। तो ये दोनों तो बिल्कुल हैं। क्यों है? क्योंकि चंद्रबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, और जयनायका ने लिखा है पृथ्वीराज विजय, ठीक है। तो ये दोनों तो होंगे ही। अब बचा जयसिंह सूरी, तो जयसिंह सूरी यहाँ पे है ही नहीं, तो जयसिंह सूरी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जयसिंह सूरी। लेकिन चंद्रबरदाई और जयनायक जो है ये कोर्ट में प्रेजेंट रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के, तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और चंद्रबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो, और जयनायका ने लिखी है कौन सी? जयनायका ने लिखी है पृथ्वीराज विजय, ठीक है। जो स्ट्रगल यहाँ पे रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, और पोएटिक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या हुआ। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जो जिनके कोर्ट में जो मतलब जो पोएट जो है उनके कोर्ट में यहाँ पे रहा है, तो वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इसको जो है आपको याद रखना है। जैसे बाणभट्ट किसके कोर्ट में थे? तो हर्षवर्धन। किस डायनेस्टी का था? ये वर्धन डायनेस्टी का था। तो बाणभट्ट ने लिखा है क्या? हर्ष चरित्र, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रिवीजन भी करें। फिर वकपति राज, तो ये यशोवर्णम जो है चंद्र डायनेस्टी के, तो ये यहाँ पे रहे हैं। फिर वल्लभ भोज, तो ये परमार डायनेस्टी के रहे हैं, ठीक है। फिर वल्ला, बेसिकली ये वल्ला है। तो वल्ला किस किस डायनेस्टी के समकालीन रहे, किस डायनेस्टी के अंडर रहे? तो भोज डायनेस्टी के अंडर में यहाँ पे रहे, मतलब राजा भोज जो है उनके अंडर में रहे हैं। और ये किस डायनेस्टी के हैं? तो ये परमार वंश के हैं। और भोपाल जो है राजा भोज के नाम पे ही पड़ा है, भोजपाल मतलब भोजपाल, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे पड़ा है, राजा भोज के नाम पे भोपाल। फिर यहाँ पे आता है बिहाना, तो बिहाना जो है विक्रमादित्य 6 के अंडर में रहे हैं, चालुक्य रूलर थे। फिर उसके बाद आता है संध्याकर नंदन, तो ये पाला डायनेस्टी के अंडर में रहे हैं। फिर हेमचंद्र जो पोएट हैं ये कुमारपाला के अंडर में रहे हैं, उनके कोर्ट पोएट रहे हैं। फिर जयसिंह सूरी कुमारपाला के कोर्ट पोएट रहे हैं। फिर आनंद भट्ट बलाद सेना, तो इनके अंडर में रहे हैं। फिर चंद्रबरदाई और जयनैक, तो जयनैक और चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के अंडर में रहे हैं, ये चौहान डायनेस्टी के रूलर थे। फिर जयचंद्र की अगर हम बात करें तो हमीर देव जो है इनके अंडर में ये रहे हैं। तो ये जो है आपको रिवाइज करते रहना है
और आपको जो है इन चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद इज द, तो ऋग्वेद में किस चीज का कलेक्शन हमको देखने को मिलता है? पहला कलेक्शन ऑफ हाइम्स, फिर है कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, फिर है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और फिर है टेक्स्ट ऑफ वॉर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऋग्वेद में हमको कलेक्शन ऑफ हाइम्स देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है, मतलब भजनों का यहाँ पे संग्रह है। तो ऋग्वेद जो है ये अर्लीस्ट है, 4 वेद हैं आपको पता है, उनमें से सबसे अर्लीस्ट ऋग्वेद है, ठीक है, और ये उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट भी है हिंदू ट्रेडिशन में। इसमें सबसे ज्यादा जो है कलेक्शन ऑफ हाइम्स हमको देखने को मिलते हैं, मतलब भजनों का जो संग्रह है, एक बड़ा संग्रह हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। जो बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं उसमें जो है इसको जो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं उसमें जो है इसको यहाँ पे गाया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और सबसे इंपॉर्टेंट वेद है, तो ये आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदास, तो इनमें से सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे अर्लीस्ट है 4 वेदों में से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, मतलब जो 4 वेद हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद 4 वेदों में से सबसे प्राचीन है, मतलब सबसे पुराना है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट जो है वेद है यहाँ। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर यहाँ पे कौन है? तो ऑप्शन है जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर क्यूनिंगमैन, जेम्स परसेप और मॉर्टिमर व्हीलर। तो भारतीय पुरातत्व के जनक, मतलब जो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के, मतलब इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर यहाँ पे कौन है? तो बेसिकली आप इसमें सोचोगे कि आंसर होगा जॉन मार्शल, लेकिन ऐसा नहीं है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है अलेक्जेंडर क्यूनिंगमैन, ठीक है। ये इंडिया के फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे और पहले डायरेक्टर जनरल भी ये बने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1871 में। तो ये जो है आपके यहाँ पे ध्यान रखना है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है कौन है? अलेक्जेंडर क्यूनिंगमैन, और इन्हीं के अंडर में रहे जॉन मार्शल। फिर जॉन मार्शल के अंडर में अगर आप देखोगे तो जॉन मार्शल के अंडर में करीब 1920 में जब दयाराम साहनी जो है यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो है एक्सकवेशन यहाँ पे होगा, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो सब यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो उनका जो है यहाँ पे एक्सकवेशन शुरू होगा जॉन मार्शल के अंडर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एपिग्राफी, तो एपिग्राफी यहाँ पे क्या होता है? द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, अ ग्राफिकल मैप, अ डिटेक्शन ऑफ एपिक्स और अ स्टडी ऑफ एपिक्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? तो एपिग्राफी जो है बेसिकली जो रिटर्न मैटर होते हैं ना उनकी स्टडी करना, उनको रिकॉर्ड करना, बेसिकली जो हार्ड ड्यूरेबल मटेरियल है उन पे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये क्लासिकल जो है ग्रीक एपिग्राफिन जो टर्म है उससे यहाँ पे जो है इसको लाया गया है। तो बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे होता है कि इंस्क्रिप्शन की स्टडी करना, तो इंस्क्रिप्शन जो होते हैं उनकी यहाँ पे जो है स्टडी की जाती है। तो बेसिकली इसको जो है यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो इसको यहाँ पे कहा जाता है एपिग्राफी। तो जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन है वो हमको देखने को मिलता है एपिग्राफी में। इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे एपिक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एपिक्स भी दिया हुआ है तो आप सोच सकते हो कि एपिग्राफी इससे रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। एपिग्राफी का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन की स्टडी करना। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्ली एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत, तो सबसे एग्जाम्पल जो है मतलब अर्ली एग्जाम्पल, सबसे पुराना एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है इंस्क्रिप्शन का जो संस्कृत में यहाँ पे लिखा हुआ है? तो बेसिकली ये है उत्तर मेरूर, ग्वालियर, ऐहोल और जूनागढ़ रॉक। तो इसका सही आंसर होगा जूनागढ़ रॉक। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है ये बेसिकली जो रुद्र रमन जो है इसको गिरनाक रॉक इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है रुद्र रमन का, ठीक है। ये संस्कृत प्रोज जो है ये बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको जूनागढ़ गुजरात में देखने को मिलेगा, और जूनागढ़ आपको पता है जूनागढ़ की हिस्ट्री किस तरीके से वो भारत में यहाँ पे शामिल हुआ है। तो इसमें सबसे अर्ली एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंस्क्रिप्शन की तो ये है कौन सा? जूनागढ़ का रॉक। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक इज अ, तो लुम्बिनी पिलर जो अशोक ने यहाँ पे इसको बनवाया था बेसिकली, तो ये डोनेटिव इंस्क्रिप्शन है, डेडिकेटिव इंस्क्रिप्शन है, रॉयल कॉमरेटिव इंस्क्रिप्शन है या वोटिव इंस्क्रिप्शन है। तो ये दान शिलालेख है, समर्पित शिलालेख है, शाही स्मारक शिलालेख है या मन्नत शिलालेख है। देखो लुम्बिनी पिलर जो इंस्क्रिप्शन है ना ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। इसको पडेरिया इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है और ये एंशिएंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें एंशिएंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट से जो है लिखा हुआ है। इसको 1896 में यहाँ पे डिस्कवर्ड किया गया था और इसको जो बेसिकली पिलर ऑफ अशोक जो है लुम्बिनी में, इसको जो है यहाँ पे ये कहा जाता है। अब इसमें अगर आप दोगे तो ये रॉयल कॉमरेटिव इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो रॉयल जब कॉमरेटिव हुआ था तब जो है इसको यहाँ पे बेसिक शाही स्मारक है ये एक तरीके का जो अशोक ने यहाँ पे इसको बनवाया हुआ है।
नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नाउ अब स्क्रिप्ट का मतलब समझो, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो स्क्रिप्ट है उसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। मतलब ये आप देखो कि ये हमारा सेंटर है, ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। तो अब ये बोल रहा है कि राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, मतलब इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है, मतलब उल्टा लिखा जाता है, जैसे उर्दू लिखी जाती है, ठीक है। तो क्या ब्राह्मी ऐसा लिखा जाता है, शारदा ऐसा लिखा जाता है, नंदागिरी लिखा जाता है, या खरोष्टी लिखा जाता है। तो देखो खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है ना, ये यहाँ पे लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट। तो खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है इसको खरोष्टी और खरोष्टी इसको कहा जाता है। ये एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट है जिसको खासा, साका और ये जो लोग हैं यहाँ पे यूज करते हैं। बेसिकली ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे यूज होती है। प्रेजेंट डे अगर हम बात करें, जो अफगानिस्तान वाला एरिया है इसको जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। तो अफगानिस्तान में इसको जो है यहाँ पे प्रेजेंटली यूज किया जाता है। तो बेसिकली मतलब जो प्रेजेंट जो ईस्टर्न अफगानिस्तान है वहां पे इसको जो है यूज किया जाता था। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना ब्राह्मी को लेके। तो ब्राह्मी जो है यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। मतलब जिस तरीके से अभी हम लिख रहे हैं ना, हम कैसे लिखते हैं, यहाँ से ऐसे शुरू करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, तो हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो है यहाँ पे लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो ब्राह्मी और खरोष्टी की व्याख्या किसने की है, मतलब किसने इसको इजाद किया है, मतलब किसने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो है स्क्रिप्ट यहाँ पे होती है। ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, कॉलिन मैगजीन और पियादेसी और अलेक्जेंडर कोहिंगमैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप जो है यहाँ पे सही आंसर है। ये इंग्लिश स्कॉलर हैं, ओरिएंटलिस्ट हैं और बेसिकली ये जो है एडिटर जनरल रहे हैं किसके, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो आपको यहाँ पे पता होगा। और इनको जो है खरोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है इसके लिए यहाँ पे जाना जाता है। अब खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, लेकिन हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट की बात करें तो ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। मतलब हम जो है अपनी भाषा यहाँ से लिखना शुरू करते हैं यहाँ तक, लेकिन वहीं अगर आप खरोष्टी में देखोगे, मैं यहाँ बना देता हूँ, तो खरोष्टी में अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे लिखी जाती है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ना इज फाउंड रिफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किस वैदिक टेक्स्ट में जो वर्ण है, जो टर्म है वर्ण, वो यहाँ पे जो है पाई गई है, मतलब सबसे पहले यहाँ पे किस वेद में जो हमको देखने को ये मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। अब ऑप्शन है आपके सामने ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। नाउ देखो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। तो फर्स्ट मेंशन जो वन सिस्टम किया गया था ये पुरुषा सुक्तम जो है वर्सेस जो है एंशिएंट संस्कृत ऋग्वेद का, उसमें हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। और पुरुष ये बिलीव करते हैं जिससे यहाँ पे जो है पुरुष जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएट जो है यहाँ पे हुए हैं 4 वर्णास से मिलके। मतलब आपको पता है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो ये जो है चीजें, ये वर्ण सिस्टम जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये किस में देखने को मिलता है, तो ये सबसे पहले हमको ऋग्वेद में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सही आंसर होगा ऋग्वेद। और ऋग्वेद आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ओल्डेस्ट वेद है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पुरुष सूत्र रिलेटेड टू वन सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंडेड। तो देखो जब वन सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही तो वन सिस्टम सबसे पहले हमको कहाँ मिला है, ऋग्वेद में। तो ये जो पुरुष सूत्र है ये हमको कहाँ मिलेगा, तो ये भी हमको मिलेगा ऋग्वेद में। तो सही आंसर होगा इसका ऋग्वेद। तो वर्ण व्यवस्था जो है इससे संबंधित जो पुरुष सूत्र मूल रूप से पाया जाता है कहाँ पे, तो ये जो है हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो सही आंसर इसका होगा ऋग्वेद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास हैज बीन फाउंड बेस्ड ऑन ऋग्वेद। तो किस वेद का जो कंपाइलेशन है वो हमको ऋग्वेद पे जो है देखने को मिलता है। मतलब किस वेद का कंपाइलेशन जो है वो हमको ऋग्वेद पे जो है बेस्ड देखने को मिलता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा सामवेद। तो सामवेद जो है ये बिल्कुल ऋग्वेद पे जो है यहाँ पे बेस्ड है। इसमें अगर आप देखोगे तो सामवेद इसका सही आंसर होगा। द सामवेद कंसिस्ट ऑफ 1549 यूनिक वर्सेस टेकन ऑलमोस्ट एंटायरली ऋग्वेद एक्सेप्ट फॉर 75 वर्सेस। तो सामवेद में जो 75 छंदों को छोड़कर 1549 जो छंद हैं ये लगभग पूरी तरह से ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो सिंपली जो सामवेद है ये किस पे बेस्ड है, तो सामवेद बेसिकली यहाँ पे बेस्ड है किस पे, ये बेस्ड है ऋग्वेद पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हैज बीन डेलिब्रेटेड इन। तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचन जो है किस वेद में किया गया है, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो आपको पता है म्यूजिक से रिलेटेड कौन सा वेद है,
तो भैया सामवेद जो है ना, ये जब शाम होती है तो सब लोग म्यूजिक सुनते हैं, तो सामवेद जो है यहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 वेद में से जो सामवेद है वो बेसिकली इसमें हमको 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। तो पहला पार्ट जो है यहाँ पे म्यूजिक के कलेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पार्ट जो है आपके सामवेद का, ये हमको वर्सेस, जो 3 वर्सेस हैं और बुक्स जो हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताता है। तो सामवेद के हमको 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो क्लासिकल म्यूजिक है, उस मतलब प्रिंसिपल जो है क्लासिकल म्यूजिक का, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है सामवेद से। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें हमको 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमको कलेक्शन ऑफ म्यूजिक देखने को मिल रहा है, और दूसरे पार्ट में हमको जो है जो वर्सेस है, मतलब 3 वर्सेस जो हैं, वो बुक्स हमको देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये जो है सामवेद यहाँ पे होगा, और म्यूजिक से तो रिलेटेड ये है ही। तो ये आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, सामवेद से रिलेटेड। तो ये था सेट 1। अब जो नेक्स्ट सेट आएंगे उसमें जो है मैं क्वेश्चन जो है अब ज्यादा रखूंगा, क्योंकि 2 सेट यहाँ पे हो चुके हैं, तो अब उनमें से जो है 25 से 30 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।